गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूरोप से जो कंपनियां भारत में आई और वो किस प्रकार भारत में उनकी एंट्री हुई और कैसे उन्होंने एक के बाद एक अपने अधिकार और कंपनियां और फैक्ट्री हिंदुस्तान में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। यहाँ शुरुआत होती है पुर्तगाली से। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं और कैसे आते हैं और कब आते हैं पूरा हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, एक तारीख, एक डेट जो इंपॉर्टेंट है, वो डेट 17 मई 1498। 17 मई 1498 को एक शख्स जिनका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ये आता है भारत और इसकी एंट्री होती है केरल से। केरल से एक छोटा सा अगर हम नक्शा बनाएं भारत का, ये समझो आप, ये भारत का नॉर्थ एरिया, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब यहां पर अरब सागर है, अरब सागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर और यहां पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब ये जो एरिया था यहां पर पाकिस्तान, देखो ऐसा नहीं था, कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किए। ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा की जब भारत पा रहा है उससे पहले मतलब भारत नहीं था, लोग जानते नहीं थे, जानते थे। हिंदुस्तान में आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान पे सबसे पहला मुस्लिम अटैक हुआ था 712 में। कितने में? 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले, अरब अटैक हुआ था, सबसे पहले अरबों ने अटैक किया था हिंदुस्तान पर। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ये सिंध पर आए थे। कहां पर इनकी अटैक किया था इन्होंने? सिंध पर अटैक किया था। तो देखो ये 712 ईस्वी है और ये आते हैं 1498 में। ऐसा नहीं था कि मतलब वास्को डी गामा के पहले लोग भारत को नहीं जानते थे, जानते थे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि वास्को डी गामा जिस मार्ग से आए थे भारत में, वो मार्ग लोगों को पता नहीं था। मतलब वास्को डी गामा आए थे भूमि के मार्ग से नहीं, स्थल के मार्ग से नहीं, बल्कि जल मार्ग से आए थे। और जल मार्ग के बारे में, हिंदुस्तान पे किस प्रकार जल के माध्यम से भारत में आया जाता है, वो मार्ग किसी को पता नहीं था। अगर आप बोलो कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज की थी, तो ये सही हो जाएगा। वास्को डी गामा ने, देखो, और जल मार्ग की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है, समझो। देखो ये पाकिस्तान है, इधर ऊपर अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह, गल्फ कंट्री, कजाकिस्तान वगैरह इधर आते हैं। इधर साइड में, भारत के साइड में, अगर भारत का नक्शा आप देखो तो भारत के साइड में कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, सारे कंट्रीज यहाँ पे आती हैं। तो कजाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारे भूमि स्थल थे, इसके माध्यम से भारत में आया जा सकता था। लेकिन जब यहाँ पर ये सारे गल्फ कंट्री, ये सारी मुस्लिम कंट्री थी, तो मुस्लिम कंट्री जब थी उस समय एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम थी पूरे दुनिया पे। यूं कहें, इस सल्तनत के छत के नीचे उस समय आधा यूरोप आता था, अफ्रीका का बहुत सारा एरिया आता था। इवन अगर हम कहें तो उस समय भारत पे भी मुस्लिम अटैक धीरे धीरे होने शुरू हो गए थे। तो आप ये समझ लो कि भूमि के माध्यम से यूरोपियों व्यापारियों को आने की परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जहां पर भूमि था, जिस माध्यम से, भूमि के माध्यम से, स्थल के माध्यम से आने का जो रास्ता था, उस रास्ते पर मुस्लिम व्यापारियों की मजबूत पकड़ थी और उनकी हुकूमत थी। इस हुकूमत का नाम था उस्मानिया खिलाफत। ये पूरे बर्रे आजम पर फैली हुई थी, पूरे महाद्वीप पर फैली हुई थी। और इस हुकूमत के छत के नीचे इस सारी भूमि के एरिया आता था, मतलब स्थल का जितना भी एरिया आता था उस हुकूमत के नीचे आता था। और वो हुकूमत नहीं चाहती थी कि कोई भी यूरोपीय व्यापार या कोई भी अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी वगैरह भारत में जाएं। क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता था। तो भारत में आने का रास्ता इन्होंने बंद कर रखा था, स्थल मार्ग। किसने? मुस्लिम व्यापारियों ने। तो इस माध्यम से, इस रास्ते से वो आने की उनको परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया,
स्थल मार्ग से तो आने की कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन पुर्तगाली वास्को डी गामा ने क्या किया, वास्को डी गामा ने इस अरब सागर से होके, हिंद महासागर से होके इस जगह पर, देखो यहां पर है केरल, है ना, केरल, केरल में एक बंदरगाह है जिनका नाम है कालीकट, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं वास्को डी गामा। ठीक है, जब ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं तो वहां पर जिस राजा की हुकूमत थी, जो राजा राज्य करता था उस बंदरगाह पर या केरल राज्य पर, उस समय जब वास्को डी गामा वहां पर पहुंचते हैं तो वास्को डी गामा का बहुत ही शानदार स्वागत होता है। ठीक है, अब यूं कहो कि 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा हाजिर होते हैं और पहुंचते हैं। इनका शानदार वेलकम वहां के राजा करते हैं। ठीक है, और इन्होंने देखो, इन्होंने कैसे मार्ग की खोज की थी, हिंद महासागर के माध्यम से अरब सागर में गए। अरब सागर और हिंद महासागर ये पानी का मार्ग है, ये जल मार्ग है। जल मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कर ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि स्थल से आने की, जहां पे भूमि थी, जमीन से आने की परमिशन नहीं थी, तो इस वजह से पानी से आए। राइट, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आते हैं तो शानदार वेलकम होता है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ इनका वेलकम होता है। और जो वास्को डी गामा थे, इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान जो है कितना संपन्न है और कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक्सेट्रा। तो और कहा भी जाता है कि भगवान जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वास्को डी गामा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। किनके? कालीकट बंदरगाह के जो राजा थे उस समय, जो हुकूमत करते थे यहाँ पर, बहुत खुश हुए उनसे। तो जब वास्को डी गामा वापस जाने लगे ना, तो काली मिर्च वगैरह थोड़ा बहुत व्यापार करने के लिए अपने साथ लेके गए, इनको तोहफे में दिया। अब उस चीज को, जो चीज इनको वास्को डी गामा को केरल से मिली थी, वापस जाने के लिए जब ये पुर्तगाल लौट के गए, देखो पुर्तगाल से आए थे, कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से, पुर्तगाल से आए थे इस वास्को डी गामा। ठीक है, जब ये लौट के गए तो जो चीज हिंदुस्तान से ले गए थे, यूरोप के लोग पहले ये चटपटा चीज नहीं खाते थे, फास्ट फूड, इनको कुछ पता नहीं था चाउमीन वगैरह वगैरह क्या होती है, मतलब ये चटपटा चीज कुछ जानते नहीं थे। ये जो चटपटा चीज खाते हैं भारत की देन है। ठीक है, भारत की देन है, मिर्च वगैरह वगैरह जो कुछ है, ये चटपटा चीज खाते हैं, भारत की देन है, इनको कुछ नहीं पता था। तो जब पुर्तगाली ये वास्को डी गामा वापस गया तो पुर्तगाल में जो भारत से सामान लेके आया था वो सामान बहुत ही अच्छे दाम में बिका। अगर सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर इन्होंने यहां से काली मिर्च लेके गया, मान लो 1 रुपए का, 1 रुपया लागत लगा था और इसमें फायदा हुआ इनको 3 रुपए का, 3 रुपए का फायदा, मतलब जितने का ये खरीदे नहीं थे उससे 3 गुना इनको प्रॉफिट हो रहा है। पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आए थे, व्यापार करने के सिलसिले में आए थे, जब ये व्यापार का कुछ सामान ले जाकर अपने देश में बेचते हैं तो इनकी जितनी लागत है वो तो निकली ही 1 रुपए, 1 रुपए तो इनको मिला ही, प्लस इनको 3 रुपए उसमें फायदा मिल गया। अब बताओ, आपको जिस जमीन से लागत से 3 गुना फायदा मिलेगा तो आप उस जमीन की तरफ दोबारा जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना, उधर व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे? सपोज अगर हम कहीं दुकान खोल लें जहां पर हम 1 रुपए के बजाय 4 रुपए कमाएं, तो वहां से दुकान अपनी कौन हटाएगा, वहां से व्यापार अपना कौन हटाएगा? सेम यही कंडीशन था। अब इनके मुंह पे खून लग गया, खून लगने का मतलब लालच बढ़ गई। ठीक है, अब वास्को डी गामा जब देखा कि अरे इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हिंदुस्तान से, तो इन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट को और ज्यादा गेन करने के लिए इनके मन में लालसा उत्पन्न हो गई, लालसा पैदा हो गई। तो एक डेट और याद रखना, ठीक है, 1505, 1505 ईस्वी। 1505 में क्या हुआ, जब इनको पता चला कि इतना ज्यादा फायदा है हिंदुस्तान में व्यापार करने का, तो पुर्तगाली जो शासक था, वहां की जो राजतंत्र था, वहां पुर्तगाल का जो राजा था, अपनी तरफ से, मतलब हुकूमत की तरफ से एक लोगों को वायसराय बना के भेजता है। 1505 में पुर्तगाली हुकूमत एक व्यक्ति को वायसराय चुनती है, मतलब सरकारी आदमी को भेजता है हिंदुस्तान में, भैया जाकर पता करके आओ वास्को डी गामा क्या सच बोल रहे हैं, क्या वो बात सच कह रहे हैं कि अरे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हिंदुस्तान में।
तो वास्को डिगामा के कहने की वजह से पुर्तगाली राजा ने अपना एक वायसराय मतलब सरकारी एजेंट, सरकारी आदमी कहाँ रवाना किया? भारत पर। और आपको यह भी पता है इधर से आने का रास्ता नहीं था, ठीक है, स्थल के मार्ग से, क्योंकि उस्मानिया खिलाफत कायम थी उस वक्त, और ये खिलाफत जो थी कोई भी मुस्लिम व्यापारी इधर से आने का परमिशन नहीं देता था। तो और पुर्तगाली जो थे वास्को डिगामा, इन्होंने जल मार्ग की खोज कर चुके थे। तो 1505 ईस्वी में जब पुर्तगाली ने देखा कि इतना फायदा हो रहा है, तो एक वायसराय को भेजा, प्रथम वायसराय जिनका नाम फ्रांसिस्को अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को अल्मीडा ये फर्स्ट वायसराय थे, पुर्तगाली वायसराय। कैसे वायसराय? पुर्तगाली वायसराय, फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय। ये सरकार की तरफ से, पुर्तगाली हुकूमत की तरफ से जांच पड़ताल के लिए, इंक्वायरी के लिए इनको भेजा गया था। और ये किस माध्यम से आए थे? पानी के माध्यम से भारत में आए थे, वही कालीकट बंदरगाह पर जहां वास्को डिगामा आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक दूसरा वायसराय बनाकर भेजा जाता है 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में सेकंड पुर्तगाली वायसराय जिनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ये था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। मैं रुक के यहाँ पे आपको ये बता दूं, दो वायसराय आए पुर्तगाल से भारत में एज अ इंक्वायरी करने के लिए, एज अ बात की सच्चाई पता लगाने के लिए। जो वास्को डिगामा पुर्तगाल में जाकर बक रहे थे कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है हिंदुस्तान से व्यापार करने का, तो वहाँ के जो हुकूमत थी, व्यापारिक सिस्टम अपना बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उन्होंने अपना एक सरकारी आदमी भेजा। डेट कब? 1505 में प्रथम वायसराय जिनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। उसके बाद जब ये भारत से वापस होके इस माध्यम से जब वापस जाते हैं, पुर्तगाल दोबारा जाते हैं, तो पुर्तगाली हुकूमत दूसरा वायसराय अपॉइंट करती है जिनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, और इनको भारत भेजती है। और कहां पर आते हैं? कालीकट बंदरगाह पे आते हैं। बात फाइनल। अब 1509 के बाद क्या हुआ? कुछ अचीवमेंट मिला नहीं अभी इनको, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आकर देख रहे हैं भैया वाह बढ़िया मुल्क है, बढ़िया देश है ये, मतलब हिंदुस्तान से खुश हो रहे हैं देख के। और एक चीज और आप जान लो, ये 1505, ये 1509, इस समय हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत थी? दिल्ली पर कौन हुकूमत करता? दिल्ली सल्तनत पर। तो उस समय सिकंदर लोदी, हाँ सिकंदर लोदी वंश की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? लोदी वंश की। उसके बाद आगे आप समझो, जब 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा आए तो इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। 1510 में कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1510 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने क्या किया? 1510 ईस्वी में गोवा को, किसको? गोवा को किसे? यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। आप समझ में आया? फ्रांसिस्को अल्मीडा आए और वापस चले गए, कोई अचीवमेंट इनको नहीं मिली। लेकिन जब दूसरा वायसराय फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को बनाकर वहां के पुर्तगाली शासक ने बना के भेजा, दूसरा वायसराय 1509 में फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, इन्होंने क्या किया? 1510 ईस्वी में, आपको पता है गोवा जो है वो अरब सागर के तट पर ही बसा हुआ है, केरल के अराउंड अस में ही है, पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इन्होंने फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा पर हुकूमत कायम कर ली। गोवा पर उस समय बीजापुर के शासक जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उनसे क्या किया? गोवा को छीन लिया, हथिया लिया गोवा को। किसने? फ्रांसिस्को द अल्मीडा से।
और ये पुर्तगाल के कब्जे में चला गया। तो अब देखो शुरुआत हो रही है पुर्तगालियों की आने की। उसके बाद अभी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे किस तरह फ्रांसीसी आए, किस तरह डच आए, किस तरह अंग्रेज आए। तो 1510 में जब गोवा चला गया पुर्तगाल के हाथ में ना, तो बड़े खुश हो गए, कहा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो हाथ लगा। अब इन्होंने क्या किया, वो व्यापारिक स्थल था। क्यों? क्योंकि समुद्र के माध्यम से ही अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और पुर्तगाल या इवन यूरोप के कुछ मुल्क से वो समुद्री मार्ग के कनेक्ट के माध्यम से जहाज भेजते थे और उसके जरिए से वो क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे। कौन? पुर्तगाली। अब जैसे अगर आप ये समझो, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसमें समझा, ये पूरा भारत का नक्शा, भारत के नक्शे में ये अरब सागर, यहाँ पर केरल, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे मुंबई, ये सब बड़े बड़े बंदरगाह, ठीक है। अब ये जो है इधर जो मुल्क हैं, जैसे इधर जो नीचे देखोगे आप तो क्या हो, अफ्रीका है, अफ्रीका के सारे मुल्क, सारे देश। उसके बाद ऊपर देखोगे तो थोड़ा आपको नजर आएगा, अफ्रीका के माध्यम से होकर जाएंगे तो यूरोप का कुछ मुल्क। तो ये क्या करते थे, जब इन पर गोवा पर इनकी 1510 में हुकूमत हो गई पुर्तगाल की, तो गोवा के माध्यम से समुद्री माध्यम से क्या करने लगे, व्यापार करना शुरू कर दिए। अब इनको इधर से तो व्यापार कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये मुस्लिम व्यापारी इनको व्यापार करने ही नहीं देते थे, हिंदुस्तान में आने की परमिशन देते ही नहीं थे, रोक के रखे थे, इनको हिंदुस्तान में नहीं जाने दिया जाता था। इस वजह से पुर्तगाली अपना जितना भी व्यापार करते थे वो जल के माध्यम से करते थे, समुद्री माध्यम से करते थे, राइट। अब जब 1510 में इनके हाथ में ये चला गया तो इन्होंने कहा कि भैया अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, कुछ तो आया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर दी, अपनी एक फैक्ट्री बनाई। कहां पर? देखो, पुर्तगाली ने, यहीं पे लिखा है, मैं लिख देता हूं, पुर्तगाली की जो प्रथम फैक्ट्री बनी या कंपनी कह सकते हो, प्रथम कंपनी इन्होंने कोचीन में स्थापित की। कहां पर? कोचीन में। अब यहां पर एक सवाल, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कंपनी कहां पर स्थापित की गई थी? कोचीन में। ये कोचीन कहां पर पड़ता है? केरल में, केरल राज्य में। तो कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो ये था पुर्तगाली के आगमन। इस तरह ये क्या किए, थोड़ा सा मुल्क इनके हाथ में आया, उसके बाद इन्होंने मुंबई पर अटैक किया या मुंबई पर काबिज हो गए। तो इनके अंडर में कालीकट बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह, गोवा का एरिया, ये सब समुद्री मार्ग से जुड़े हुए थे। इन पर सब पर क्या, पुर्तगालियों की हुकूमत हो गई। अब पुर्तगाली क्या करने लगे, अपना व्यापार करने लगे। और आप जान लो, जिस समय ये सारी प्रक्रिया हो रही है उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान, उसका नाम था सिकंदर लोदी। लोदी। दिल्ली पर किस वंश की हुकूमत थी? तो लोदी वंश की हुकूमत थी। किसकी? लोदी वंश की। आ रही बात समझ में? ये तो था पुर्तगाली का। अब ये व्यापार करना अपना शुरू कर रहे हैं, व्यापार स्टार्ट है इनका, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, ना किसी फरमान की जरूरत है, ना इनको किसी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, व्यापार अब कर रहे हैं धड़ाधड़। अब आगे आप समझो, डच। पुर्तगाली के बाद कौन आता है? डच आते हैं। व्यापार चल रहा है। आप ध्यान में रखना कि इन्होंने इनके अंडर में, पुर्तगाली के अंडर में गोवा है, कालीकट बंदरगाह और मुंबई इनके अंडर में, और ये व्यापार ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला आता है डच। डच 1596 में, ये डेट 1596 की डेट आप याद रखना। देखो, डच का जो आगमन होता है ना, इसके पीछे थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी है, समझो। देखो, जब पुर्तगाली भारत में आए समुद्री मार्ग से, उस समय समुद्री मार्ग, यानी कि जब पुर्तगाली नहीं आए थे उस समय समुद्री मार्ग का कोई खोज नहीं था। कोई यूरोपीय व्यापारी नहीं जानता था कि हम भारत में किस प्रकार आ सकते हैं। भारत दुनिया में था, नक्शे में था, वर्ल्ड में था, जमीन पर था। ऐसा नहीं था कि उसका आविष्कार हुआ, खोज हुई है, ठीक है। खोज उसी चीज की जाती है जो चीज मौजूद होती है। तो पुर्तगाली ने जब
वास्को डी गामा ने इस मार्ग की खोज कर ली थी। अब आपको यह भी पता है कि डच भी नहीं आ सकते थे भारत में। क्यों? क्योंकि ये यूरोपीय व्यापारी को मुस्लिम आने ही नहीं देते थे। मुस्लिम जो हुकूमत करते थे या मुस्लिम व्यापारी जो थे वो आने ही नहीं देते थे। तो इस वजह से इन्होंने स्थल का मार्ग ना चुन करके पुर्तगालियों ने ढूंढना शुरू किया कि भैया हम हिंदुस्तान जाएंगे लेकिन समुद्री मार्ग से जाएंगे, हम ढूंढेंगे। ठीक है, कोलंबस वाली हिस्ट्री तो आपको पता है कि उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो पुर्तगाली जब आए ना, लोगों को पता चला कि पुर्तगाली भैया बहुत व्यापार कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, जब इनको भनक लगी डचों को, तो इन्होंने कहा कि अच्छा हिंदुस्तान से व्यापार कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो इन्होंने कैसे खोज पड़ताल करके अपना पता लगाया कि ये लोग आते जाते किससे हैं, कैसे आते जाते हैं। स्थल मार्ग तो मुस्लिम व्यापारियों ने बंद कर रखा है, आते किससे हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि जो पुर्तगाली जितने भी हैं ये समुद्री मार्ग से आते जाते हैं। तो ये माथे पे हाथ रख के, अच्छा समुद्री मार्ग पता चल चुका है क्या। तो इन्होंने कहा कि हाँ। तो डच ने क्या किया, जब उनके यात्री या उनकी जहाजें भारत से व्यापार के लिए आती जाती रहती थी ना, तो इन्होंने उसका चोरी चुप्पे क्या किया, पीछा किया। हम इसी माध्यम से पता लगाएंगे कैसे लोग आते जाते हैं। उस समय तो फोन फाटक था नहीं, दूरबीन सुरबीन बहुत ज़्यादा वैसा कुछ था नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस वजह से जासूसों का पता लगाया जा सके। तो डच ने क्या किया, चोरी चुपके से पुर्तगालियों के ट्रेड को या आदान प्रदान को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रक्रिया हो रही थी इसके पीछे 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 लगे रहे। और आखिर में डचों ने कहा, जब यहां पर धीरे धीरे देखो पुर्तगाली, उसके बाद डच इनके पीछे पीछे लगे रहे, इनका व्यापार आता था। तो डच को जब पता लगा, जब ये कालीकट बंदरगाह पर रुके, कहा अच्छा इस माध्यम से लोग आते जाते हैं, तो ये चले गए और डच वापस हो गए, पता लगा लिए कैसे आते जाते हैं। तो डच जब वापस हो गए तो इन्होंने पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की, अब हमें भी व्यापार करना है हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि हमें भी पता चल गया है कि पुर्तगाली कैसे आते जाते हैं। अब हमें स्थल मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, भूमि ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किसके माध्यम से, जल के माध्यम से आएंगे और व्यापार करेंगे। खैर, तो इन्होंने जब कार्यक्रम देखो शुरू कब हुआ था इनका, स्टार्टिंग पुर्तगालियों का 1505 से, ये आ कब रहे हैं 1596 में। डच आ रहे हैं कब, 1596 में, करीब 91 साल बाद, करीब 100 साल हम सोच लें, 100 साल बाद डच भारत में आए। मतलब 100 साल तक ट्रेड कौन कर रहा था, पुर्तगाली कर रहे थे। तो अब भारत को लूटने के लिए एक और खब्बीस तैयार बैठा है, कौन, डच यात्री। अब डच ने क्या किया, सबसे पहला अपना यात्री भेजा जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन, याद रखना। पहला डच यात्री जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन सबसे पहले जो डच यात्री आता है पुर्तगालियों का पीछा करते करते और भारत में व्यापार की प्लानिंग करके आता है, उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। आपको ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत पर कौन वायसराय नियुक्त किया था, पुर्तगाली वायसराय, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, और गोवा को किस वायसराय ने, पुर्तगाली वायसराय ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। कब किया था, 1510 ईस्वी में। दूसरे बात, पहला डच यात्री जो भारत पर आया था वो कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन। तो इनको ज्यादा समय नहीं लगा। कैसे, तो डच जो थे, खैर फिलहाल इन्होंने पुर्तगाली का पीछा करते भारत में तो आ गए थे, लेकिन व्यापार तो हो रहा था किसका, पुर्तगालियों का। अब 3 बंदरगाह तो उनके कब्जे में थे, आसानी से तो लिया नहीं जा सकता था। सोचो, जो 90 साल से यहां पर ट्रेड कर रहा है, कुछ ना कुछ तो विकसित कर ही लिया होगा। ठीक है, अपनी कुछ ताकत तो बना लिया होगा, कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो पुर्तगाली जहां से हुकूमत करते थे या जहां से व्यापार करते थे, वहां पर डच यात्री व्यापार नहीं कर पाए, इनकी नहीं चली। ठीक है, अगर आप नक्शा देखो तो ये वेस्ट के एरिया में है, पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी भाग से ट्रेड कर रहे हैं।
तो जब डच आए तो पश्चिमी भाग तो पूरा पुर्तगाल के कब्जे में है, पुर्तगाल के कब्जे में है पश्चिमी भाग। तो डच यात्री गए तो गए कहाँ, व्यापार करना शुरू किया, क्योंकि व्यापार करने के लिए जल मार्ग की ही जरूरत थी। तो जल मार्ग के माध्यम से ही व्यापार कर सकते थे। और ये जल मार्ग का एरिया जो वेस्ट का एरिया है, वेस्ट और साउथ का एरिया, इस पर कब्जा है पुर्तगाल का। तो डच के जो प्रथम कार्नेलियन हाउटमैन आए तो बड़े परेशान हो गए, हम व्यापार करें तो करें कहां से। तो इन्होंने 1605 ईस्वी में, क्योंकि ये इलाका देखो आप, जहां पर बंगाल की खाड़ी है, यहां पर भी तो पड़ते हैं, मतलब तट यहां पर भी पड़ता है, और इसके माध्यम से ही ये मार्ग कनेक्ट हो सकता है हिंद महासागर। ठीक है, नक्शा देखो तो अगर ये देखो तो हिंद महासागर इससे कनेक्ट होकर अरब सागर से मिला है। जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, और जितने भी अरब सागर हैं, अरब सागर वगैरह कंट्री, गल्फ कंट्री है, तो वो किससे कनेक्ट है, मार्ग से ही कनेक्ट है, समुद्री मार्ग से कनेक्ट है। तो जो डच यात्री पहली बार यहां पर आया था वो इसी चक्कर में परेशान था कि हम व्यापार करना शुरू कहां से करें। तो हम आगे समझते हैं इसको मिटाने के बाद। हाँ, तो आगे समझें। डच जब आए, कार्लेनियन हाउटमैन, ठीक है, पहला डच यात्री आ जाता है 1596 में। अब यहां पर पुर्तगाली जो थे मुंबई, गोवा और केरल, ये सारी क्रीच, ये सारा मैदान, ये सारा एरिया किसके कब्जे में था, व्यापार के पुर्तगाली के कब्जे में था। तो अब डच यात्री यहां से तो व्यापार कर नहीं सकते थे, ट्रेड कर नहीं सकते थे। अगर इनको व्यापार करना था तो भैया ये एरिया अब खाली है, यहां पर भी कोई नहीं है, मतलब साउथ ईस्ट का एरिया, मतलब वेस्ट साउथ, ये एरिया वेस्ट साउथ का एरिया, इस एरिया का जो भाग है जो समुद्री मार्ग से कनेक्ट है, उस भाग पर सब पर पुर्तगाली ने अपना कब्जा जमा रखा है, वहीं से वो व्यापार करते हैं। और पुर्तगाली यहां पर डच व्यापारियों को आने की परमिशन तो देगा नहीं। तो ये गए कहां, यहां पर, और यहां पर बंगाल की खाड़ी, ये जगह खाली था। तो आप बंगाल की खाड़ी के साइड में अगर आप देखोगे तो एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, ये सारे पड़ते हैं इधर। बंगाल के खाड़ी का तटीय भाग जो है इससे साझा करता है। तो आप ये समझो कि ये जो आए 1596 में, तो 1605 में, कब, 1605 में पहली डच फैक्ट्री, डच कंपनी इन्होंने स्थापित की। पहली डच कंपनी 1605 में, पहली डच कंपनी कहां पर स्थापित की, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। इन्होंने पहली फैक्ट्री, डच की पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, कोचीन में, केरल में, केरल के कोचीन में, ठीक है, कोचीन में। और ये पड़ता है साउथ ईस्ट में, ये व्यापार का इधर इनका मार्ग था, राइट। अब 1600 जब डच यात्री आए 1596 में, तो इनको अपना पैर जमाने के लिए कुछ वक्त, टाइम की जरूरत थी। एक बैग आकर कोई फैक्ट्री नहीं डाल लेता है, ठीक है, पहले जांचता परखता है, इंक्वायरी करता है वगैरह, कहाँ से व्यापार करना आसान होगा, कहाँ से मुश्किल होगा, सारी चीजें जब समझ में आने लगी, जब इनको पॉसिबिलिटी इधर दिखी नहीं, पुर्तगाली ये सारा कमान संभाल के बैठे हैं, इधर से हम तो कर ही नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल की खाड़ी का वो इलाका चुना जो समुद्री मार्ग से कनेक्ट थे। तो 1605 में डच कंपनी स्थापित होती है, पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। और ये मसूलीपट्टनम अब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र
प्रदेश में, और इस मछलीपट्टनम का नाम हो गया है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम का अब नाम क्या हो गया है, नया नाम मछलीपट्टनम। ये आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है। बंगाल की खाड़ी का ये तटीय भाग है, मतलब बंगाल की खाड़ी के भाग से ये टच करता है। तो मछलीपट्टनम, यहाँ से मछली का उत्पादन जोरों शोर से होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट था, और ये बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर से कनेक्ट है, और हिंद महासागर जो है ये अरब सागर से होता हुआ ये डच जाता था। तो इनका व्यापार करने का एरिया, अब ये व्यापार करते थे, इनकी जहाजें जो थी व्यापार की इधर से डायरेक्ट चली जाती थी अरब सागर से पुर्तगाल, और ये क्या करते थे, इधर से जाते थे। तो डच इस प्रकार इन्होंने अपना संगा। अब देखो एक चीज और, भारत पर ये एरिया बंगाल वाला, बंगाल की खाड़ी का एरिया इन्होंने डच ने संभाल रखा था। इसके माध्यम से ये हिंद महासागर में आते हैं, ऐसे इनकी जहाजें हिंद महासागर में आती, और हिंद महासागर से ये डच चली जाती थी, ऐसे, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है पुर्तगाल ने संभाल रखा था। इनकी जहाजें यहां से डायरेक्ट चली जाती थी, कहां पर, पुर्तगाल चली जाती थी, ये संभाल के रखा था। तो इनका व्यापार अब तो चलने लगा। ये इधर कमान संभाले हुए हैं, ये इधर कमान संभाले हुए हैं, मतलब पुर्तगाल के बाद डच, इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग कब होती है, 1510 की। इनकी स्टार्टिंग कब होती है, 1605 से, ठीक है, 1605 से। अब ये व्यापार कर रहे हैं जोरों शोर से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन आगे एंट्री हो जाती है एक और महा क्या बोलते हैं यार, मैं कमीना उमीना नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान पर जो भी बुरी नज़र से देखेगा, इवन वो हमारी नज़र में तो गंदा ही है, छोड़ो खैर वो बातें। तो पुर्तगाली और डच भारत पर व्यापार करने लगे। एक बंगाल की खाड़ी से समुद्री इलाका थाम रखा था, एक अरब सागर से समुद्री इलाका थाम रखा था। इनकी जहाजें आती थी, व्यापार करती थी, मजे से व्यापार करते थे, मजे से खाते थे, और पेट सुरा के सो जाया करते थे। लेकिन अंग्रेज भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि भैया ये जहाजें आ कहाँ रही हैं, बराबर आती जाती रहते हैं, लगभग बहुत सालों से चल रहा है। अब कोई चीज आ जा रही है तो लोग आंख बंद करके तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा, ये लोग, इनकी जहाजें आती हैं जाती हैं, बराबर कहीं से तो आती जाती हैं। तो जिस प्रकार डचों ने क्या किया, पीछा करके पता लगाया था कि आखिर पुर्तगाल कर क्या रहे हैं, और इनके जहाजें आ कहां से रही हैं, और इतने मालदार कैसे हो जा रहे हैं सारे। तो अंग्रेज भी इससे अछूते नहीं रहे। इवन वो पुर्तगाली ही के समय से क्या करने लगे, पॉसिबिलिटीज तलाशने लगे, देखने लगे कैसे होगा, ठीक है। ये तो था पुर्तगाली और डच के बारे में। अब इनका व्यापार चल रहा है, ये हमने इस वीडियो में यही समझाया कि पुर्तगाली और डच किस प्रकार अपनी व्यापारिक व्यवस्था बनाना शुरू की, यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार हिंदुस्तान में आना शुरू हो गई। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि अंग्रेज ने कैसे इन लोगों को खाली करवा दिया, और ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही किए हिंदुस्तान पे, कोई हुकूमत कायम नहीं की थी, ठीक है। कोई हिंदुस्तान को रेगुलेट नहीं करने लगे थे, कोई हिंदुस्तान पर कोई शासन व्यवस्था इन्होंने नहीं बना ली थी, सिर्फ व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ये इधर से ये इधर से। इस वीडियो में हमने इतना समझाया। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि अंग्रेज किस प्रकार हिंदुस्तान पर आए और डचों का सफाया किया, पुर्तगालियों का सफाया किया, और खुद व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और किस प्रकार उनको हिंदुस्तान की हुकूमत ने परमिशन दी, और कैसे उन्होंने देखते 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 मुगलों के सीनों में खंजर भोंका और उनका हाथ पैर सब काट दिया। किसको? मुगलों का। और जब उनको जमीन पर लेकर आए और फिर उनकी हुकूमत को निस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया, और उनकी हुकूमत मिटाने के बाद हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली, और अपने एक्ट, नियम, कानून से हिंदुस्तान पर जैसे चाहते थे, मर्जी की, जैसी मर्जी थी वैसे वो क्या करते थे, हुकूमत करते थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वो वीडियो आप देखना ना भूलें जिसमें मैंने
अंग्रेज़ों की पूरी पोल खोली है और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत जमाई। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।